हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। अब जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ, बीएसटीसी के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। अभी आपने जैसे कि हिस्ट्री आपने कंप्लीट करी होगी और शिक्षण अभिरुचि है ना, और ये हमारी क्लासेस किसके लिए चल रही हैं? ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे स्थिति और विस्तार को लेकर। मैं 2 मिनट में बड़ा फास्ट एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। है देखो, राजस्थान का विस्तार मैंने बताया था, इधर क्या था 23 डिग्री 23 30 से 30/12, 23 3 से 30/12, 69 30 से 78 70 इसका विस्तार था, बताया था। ठीक है, इधर था कौन सिले बोरी कट्टा यानी कोड़ा गाँव, सिलाना गाँव, बोरकुंड गाँव, और ये था कटरा गाँव जैसलमेर। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसकी जो स्थलीय सीमा है टोटल वो बताई थी 5920 किलोमीटर। उसमें से हमारा राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगाता है 1070 किलोमीटर। ठीक है, उसमें से हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? SBBJ लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और ये जैसलमेर, ये सारे हमारे लगते हैं। ठीक है, फिर मैंने बात करी थी अंतर्राज्यीय सीमा की, जो इधर थे। तो सबसे पहले हमारा पंजाब के साथ लग रहा था, फिर लग रहा था हमारा हरियाणा के साथ, फिर यूपी के साथ, फिर MP के साथ, फिर गुजरात के साथ, यानी कि 5 राज्यों के साथ अपन सीमा बना रहे थे। फिर मैंने बताया था कि पाली जो है दोस्तों वो टच करता है 8 जिलों को। उसकी मैंने एक शानदार ट्रिक आपको बताई थी, ए पाली उसी बाजार ना जा, बताई थी। फिर मैंने मैप में भरने के लिए आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट बताए थे, इधर श्रीबी, जैवा, जस्सी, उड़वा, है ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, है ना। एक अचंजूसी, ये ट्रिक बताई थी। तो यहाँ तक अपन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जिसने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ये जो भी मैंने 2 मिनट में अभी आपको बताया ना, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे मैंने बताया था कि जो हमारा राजस्थान है ना, इसको हमने 4 भागों में डिवाइडेशन किया था। हमने नहीं किया था, ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। तो ये भाग कौन से थे? देखो, सबसे पहले तो आपको रटना नहीं है। आपको मैंने बताया था ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है ना। तो जिधर पश्चिमी भाग है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेत ही रेत है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, जो पश्चिम में स्थित है उसको लिख रहा हूँ दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो ये हो गया हमारा, क्लियर है दोस्तों। अच्छा, फिर मैं बता रहा कि पूर्वी साइड को क्या कहेंगे अपन? तो ये पूर्व है, तो इसको कहेंगे अपन पूर्वी मैदानी भाग। क्लियर है, हमारा पश्चिमी भाग हो गया, हमारा पूर्वी भाग हो गया। एक आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमारे लिए बारिश करवाती है, वो क्या है? हमारी अरावली प्रदेश। ठीक है, अरावली है, तो ये आ जाएगा हमारा अरावली प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक है वैसे तो, ठीक है। फिर जो सबसे दक्षिणी पार्ट है उसका कुछ पूर्वी भाग है, उसको कहते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह सकते हैं, या पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि राजस्थान के अगर जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसको कितने भागों में बांटेंगे अपन? 4 भागों में। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बिल्कुल बगल में आ जाओ अरावली आ जाएगी आपकी। अरावली के थोड़े इधर आएंगे तो पूर्वी मैदानी भाग आएगा, और फिर बिल्कुल दक्षिणी और पूर्वी भाग आ जाएगा। क्लियर है, अपन एक एक को डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नए जुड़ रहे हैं, और सभी के लिए जो भी साथी हैं आपके, उनके लिए शेयर कर दिया करो, और एक लाइक करके और एक कमेंट करके बताया करो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से का बात करेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। कौन कौन से? बिल्कुल पश्चिम में है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्व में है तो पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ तक तो 2 चीज़ तो याद है, हो ही जाएंगी ना। फिर बीच में एक अरावली आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा दक्षिणी पूर्वी, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट शो नहीं करने आपको, और ये कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है। ठीक है, ये हो गए हमारे चारों भाग। हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब आपको पता है दोस्तों, पश्चिम में क्या है? रेती रेत है।
तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अपन दो भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं। कितने भागों में? दो में। अब एक तो बिल्कुल जो सूखा है, जहाँ पे पानी का कोई मतलब ही नहीं है, जो ये साइड है जैसलमेर साइड भी जो है, इधर पानी का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि नदी वगैरह नहीं है। तो एक तो हो गया हमारा बिल्कुल शुष्क प्रदेश, यानी कि बिल्कुल सूखा। एक थोड़ा सा कैसा है जो अर्ध शुष्क है। अब देखो ये प्रदेश कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, ये शुष्क प्रदेश है, और ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क है। अच्छा ये अर्ध शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भाई नदियाँ हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ऊपर हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में घग्गर नदी है। अब इसको अर्ध शुष्क इसलिए क्या है, क्योंकि ये घग्गर नदी हमेशा नहीं बहती है, ये मौसमी नदी है एक तरह से ना, तो इसलिए क्या है ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। शेखावटी, यहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं, है ना, वो मैं बताऊँगा। नागौरी उच्च भूमि, यहाँ पे भी नदियाँ हैं, यानी कि जहाँ पे ये नदियाँ हैं ना। अब एक तो आपको पता है कि यहाँ पे मरुस्थल है भाई, है ना। अब मरुस्थल में नदियाँ हैं तो ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल शुष्क प्रदेश को बिल्कुल बिल्कुल गीला कर दें, है ना। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना हमारा, इसके दो पार्ट हैं, एक तो बिल्कुल शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। अब इनको अलग अलग कौन करता है? देखो हमारे राजस्थान को, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना इसको, ठीक है। राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में, लगभग दो भागों में बांटती है? तो दोस्तों अरावली को और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो अलग करती है वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्लियर है? उसके बाद मैं कहूँ कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में कौन बांटता है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। सीधी सीधी बात है, जहाँ से अरावली चालू हो रही है 50 सेंटीमीटर, और इसको दो भागों में बांटेगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि इधर जो साइड है, इधर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होनी है, और इस एरिया में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, फिर बारिश बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब देखो, तो सबसे पहले मैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ले रहा था, इसके मैंने दो भाग बताए, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अब क्या होता है कि जो ये हमारा शुष्क वाला भाग है ना, ये वाला शुष्क भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस शुष्क भाग में दोस्तों इसको भी दो भागों में बांटा है। कैसे दो भागों में बांट दिया है? कि भाई जो शुष्क भाग है ना, उसमें से कुछ एरिया या कुछ इलाका तो ऐसा है वहाँ पर रेत के टीले पाए जाएंगे, लेकिन कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते, जिनको स्तूप कहते हैं, है ना। तो देखो अब ये जो एरिया है ना, पोखरण, फलौदी, बालोतरा। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, और बालोतरा कहाँ पे है दोस्तों? बाड़मेर में। ये छोटा सा दिख रहा है आपको, वैसे बहुत एरिया अच्छा है, बड़ा है। तो ये एरिया ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पे रेत के टीले नहीं है। यानी कि देखो मरुस्थल प्रदेश है, दो भागों में बांटा। अब यहाँ पे क्या है, मरुस्थल में क्या है, एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, तो इसमें कुछ जगह तो ऐसी होंगी जहाँ पे स्तूप पाए जाएंगे, रेत के टीले पाए जाएंगे। तो जहाँ पे पाए जाएंगे वो ये एरिया है, और जहाँ पे नहीं पाए जाएंगे तो ये पोखरण, फलौदी, बालोतरा, है ना, यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो इसको मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 61.11%, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है? 40% रहती है। हालांकि लास्ट में इसको मैं एक इंडेक्स में बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया इसके कितने भाग हैं? दो। एक तो शुष्कतम मरुस्थल, ये बताया था, ठीक है। एक अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ पे नदियाँ हैं, ये वाला। अब मैंने बताया कि जो शुष्कतम मरुस्थल है उसको दो पार्ट करे हमने, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, और एक कौन से है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखो जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वो कौन सा एरिया है? पोखरण, फलौदी, बालोतरा। अब यहाँ पे अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसी जगह पे जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में
ठीक, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, रेत के टीले नहीं है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलेगा, आकल फॉसिल पार्क मिलेगा। एक होती है लाठी सीरीज, कई बार क्वेश्चन आता है कि लाठी सीरीज कहाँ पे है, तो ये मोहनगढ़ से पोखरण तक है, यानी कि जैसलमेर में है। तो लाठी सीरीज अगर ज़्यादा आपको डीप आनी नहीं है, आपको ज़्यादा ये आ जाएगा कि लाठी सीरीज किस भौतिक प्रदेश में है, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है। एक है आपको प्लाया झील। देखिए प्लाया झील किसको कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं कि जैसे कि हमारे दो रेत के टीले, अब ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे बहुत बड़े हैं, बारिश हुई, बारिश में उन झीलों के उन रेत के टीलों पर यानी कि स्तूपों के बीच में पानी भर गया, तो वहाँ पे जो झील बन जाएंगी उनको क्या कहेंगे? प्लाया झील। ये झील कैसी रहेंगी? ऐसा ही रहेंगी, क्योंकि भाई बारिश में पानी होता है तो बन जाती है, नहीं तो नहीं बनती है। जब ये झीलें सूख जाती हैं तब इनको कहते हैं रन। क्या कहते हैं? रन या फिर टाट। जब ये झीलें सूख जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं? रन या फिर टाट कहते हैं। इसीलिए देखो ये जो है पोखरण, इसको रण लिखा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले प्लाया झील हुआ करती थी, बाद में पानी सूख गया, उसके बाद इसको रन कहने लगे। अब देखो इसमें है एक हम्मादा। अब देखो यहाँ पे पोखरण से लेके बालोतरा तक कुछ चट्टानें हैं, यानी पथरीला मरुस्थल है, उसको कहेंगे अपन हम्मादा। अब मुझे ये बताओ, आपको ये पश्चिम मरुस्थल का ये वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? दूसरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि जहाँ पे बालू का स्तूप है। अब वहाँ पे बालू का स्तूप हैं तो उनके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि तारा बालू का स्तूप हुआ है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हुआ, अनुधैर्य बालू का स्तूप हुआ, है ना, सब्रकाफी बालू का स्तूप हुआ। ये सारे क्या है? बालू के स्तूपों के प्रकार हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इधर चलते हैं अपन। अर्ध शुष्क मरुस्थल के मैंने 4 पार्ट करे हैं दोस्तों, देखो ये 4 पार्ट करे ना, देखो। तो सबसे पहले है घग्गर का मैदान, यानी कि जहाँ जहाँ से घग्गर नदी बहती है, यानी कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर वाला जो ऊपर का इलाका है उसको क्या कहते हैं अपन? घग्गर का मैदान कहते हैं। और इस मैदान की मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों? घग्गर नदी है। बात करते हैं अपन शेखावाटी की। तो शेखावाटी में क्या है? कांतली नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अब शेखावाटी में आते कौन से हैं? जैसे चूरू सीकर झुंझुनू वाला इलाका है, बोया जाता है। फिर बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो नागौर से टच में होते हैं? अजमेर वगैरह, ये नागौरी उच्च भूमि आ जाते हैं। यहाँ पे नदी कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे नदी पाई जाएगी दोस्तों जोजुड़ी, ठीक है। और सबसे नीचे है लूनी और जवाई का मैदान, लूनी और जवाई का मैदान, जिसको कहते हैं गोंडवान प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। आपको बता दूँ, लूनी नदी बालोतरा के बाद खारी हो जाती है। तो आपका जो ये मरुस्थल है राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, हम अब इधर का हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन अरावली प्रदेश की, ठीक है। अरावली प्रदेश में देखो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, 2-4 मैं चोटियाँ बता दूंगा, 5 चोटियाँ ऊंची, कुछ पठार होंगे वो बता दूंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ भाई, तो हमारा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 2 भागों में बांटा, शुष्क, अर्ध शुष्क। शुष्क तो 2 भागों में बांटा, एक तो जिसमें बालू का स्तूप नहीं थे और एक जिसमें बालू का स्तूप थे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, उधर से इधर आ जाओ, ये आ गया हमारा अरावली प्रदेश। कौन सा है? देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपके लिए पढ़ने की, अगर BSTC के पर्पज़ से मैं देखूँ तो इससे बाहर क्वेश्चन गया नहीं है, अरावली से या भौतिक प्रदेशों से जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, या फिर क्षेत्रफल या जनसंख्या घनत्व से, या जनसंख्या कितनी रह रही है इससे, ठीक है। या फिर ऊंची चोटी पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ, अब देखो हमारी जो अरावली है, ऐसा तो है नहीं कि अकेले राजस्थान में है। हमारा जो अरावली है राजस्थान में नहीं है। अब राजस्थान के बगल में यहाँ पे लगभग गुजरात आ जाता है। अब देखो मैंने बताया था बाड़मेर जैसे यहाँ पे है, तो बाड़मेर के बाद जैसे ये गुजरात आ गया, है ना। तो जो अरावली है ना वो गुजरात के पालनपुर से है। कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से। कहाँ तक है? अब जैसे यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली तक है, जहाँ पे हमारा अब दिल्ली है ना,
वहाँ पे हमारा जो भवन बना हुआ है कौन सा है, संविधान भवन, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ तक है, कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। ठीक है, आपको इससे लेना देना नहीं है। लेकिन आपको राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार सिरोही से लेके है, कहाँ से, सिरोही से लेके झुंझुनू तक है। ठीक है, और झुंझुनू के कौन से स्थान तक है, खेतड़ी तक है। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से है, सिरोही से लेके झुंझुनू खेतड़ी तक। क्लियर है। अब इसमें देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है, तो दोस्तों अलग करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर मैं बात करूँगा, इम्पोर्टेंट है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 9.1%। आप दोबारा याद करो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 61% था, जनसंख्या 40% बताई थी, है ना। इसमें 9.1 क्षेत्रफल है और जनसंख्या रहती है दोस्तों 10%, याद रह जाएगी। अरावली 9-10 अरावली 9-10, है ना। अब देखो, इसका विस्तार ज़्यादातर कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन बाई चांस अगर आपको आ जाए तो इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कितने जिलों में होता है, 12 जिलों में। और अरावली की टोटल लंबाई होती है 692 यानी कि 692 किलोमीटर टोटल लंबाई है, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, है ना। तो कितनी है, 692। लेकिन इसमें से हमारे राजस्थान में कितनी है, तो हमारे राजस्थान में है 550 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 550 किलोमीटर यानी कि 550 किलोमीटर। ओवरऑल में लगाऊं तो कितनी परसेंट है, 80%। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है टोटल, जैसे कि इसकी लंबाई है, एक सेकेंड, हाँ, तो अरावली की जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले मैं बात करूंगा 9.1%, जनसंख्या 10%। कितने जिलों में विस्तार है, 12 में, 9, 10, 12, 9, 10, 12, क्षेत्रफल 9.1, जनसंख्या 10% और जिले कितने हैं, 12। टोटल लंबाई 692, राजस्थान में 550, ठीक है। और कितने परसेंट है राजस्थान में, 80% है। ठीक है। अब देखो, जहाँ पे अब पहाड़ है भाई, पहाड़ पे कुछ पर्वत चोटियाँ होंगी, कुछ पठार होंगे ना, तो ज़्यादा डीप अपन देखेंगे नहीं। अगर मैं इसको बांटूँ ना तो 3 हो गए, एक तो उत्तरी अरावली जो बिल्कुल ऊपर वाला है, एक मध्य अरावली जो बीच में है, और एक है दक्षिणी अरावली। अगर बिल्कुल डीप क्वेश्चन आता है आपको अरावली प्रदेश में से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, या फिर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मैं आपको बता दूं, वैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपने सबने सुनी होगी, कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, तो राजस्थान की अगर सबसे ऊंची चोटी देखें तो गुरु शिखर है। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है रघुनाथगढ़। भाई भगवान को कहते हैं, तो सबसे ऊपर कौन है, भगवान है, तो रघुनाथगढ़ है। फिर मैं बात करूंगा मध्य अरावली में, तो मध्य अरावली में टाटगढ़ है जो कि अजमेर में है, और ये रघुनाथगढ़ सीकर में है। बात करेंगे अपन सबसे एंड में, यानी कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे कुछ कृषि करी जाती है जिसको अपन चिमाता कहते हैं, है ना, तो अपन ज़्यादा डीप इसको पढ़ेंगे नहीं। अब देखो, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार बता रहा हूँ, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मैं 3 बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ऊंचा होगा जो उड़ेगा भाई, हैं भाई, जो उड़ेगा वही तो ऊंचा होगा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। उड़ के कहाँ गया है वो, आबू पे। कहाँ पे गया है, आबू। तो उड़िया के बाद अगर आपको क्रम पूछा जाए तो उड़िया के पठार के बाद आता है आबू का पठार, फिर आता है वौराठ का पठार। हालांकि आपसे कभी भी ज़्यादातर टाइम इनकी लंबाई नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो उड़िया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में। देखो, ज़्यादातर है कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, सिरोही में, माउंट आबू, सॉरी गुरु शिखर, ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ मैंने। फिर बात करूँ पठार की, तो वो भी कहाँ पे सबसे ऊंचा, सिरोही में, 1360 किलोमीटर। फिर 1295 आबू का, फिर बोराट का है 1225। ये है राजसमंद और जयपुर का। ठीक है,
अब देखो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियाँ जो कि अरावली पर्वत पे हैं। तो सबसे ऊंची है दोस्तों गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा और अचलगढ़ है। अब इसको एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो तो गुरु कैसा है आपका, शेरदिल है। आपका गुरु कैसा है, शेरदिल है। और जिगर उसका कैसा है, अचल है। आपका गुरु कैसा है, शेरदिल है। अब आपका गुरु कौन है, मैं हूँ, तो मैं कैसा हूँ, शेरदिल। तो आपका जो गुरु है वो शेरदिल है दोस्तों, उसका जिगर कैसा है, बिल्कुल अचल है। अब शेरदिल इससे मुझे एक वो याद आ रहा है, आपने वो मूवी देखी है वो सनी देओल वाली, जीत है शायद उसका नाम, उसमें बोलता है काजल तुम सिर्फ मेरी हो, सुना है? आपको पता है काजल किसी और से शादी कर लेती है क्योंकि सनी देओल पढ़ता नहीं है, वैसे ही घूमता है, तो पढ़ लो, ठीक है। तो आपके गुरु का दिल, शेरदिल कैसा है दोस्तों, जिगर है और अचल है। आपके गुरु का दिल कैसा है, शेरदिल है, ठीक है, याद रह जाएगी। तो अपन दोबारा देख लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल 9.1%, जनसंख्या 10%, कितने जिलों में है, 12 जिलों में है, लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा इसके राजस्थान के ऊंचे पठार। तो ऊंचा कौन होता है, उड़ता है, तो जो उड़िया का पठार है, फिर आता है आबू का पठार, फिर आता है बोराट का पठार। फिर आपकी 5 चोटियाँ बता दी मैंने। सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर, शेर, शेर, अचलगढ़, जरगा और उल्टा बता दिया मैंने, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ठीक है। ये सभी क्या आते हैं हमारा अरावली प्रदेश से संबंधित, इससे फैक्ट हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं है, आप बेफिक्र होकर यहीं से पढ़ लें, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। और जो भी बात है मैं एक बार फिर से कह दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका 1 सेकंड लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ना। और आपको मैं बता दूं एक बार कि आपके रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, हिस्ट्री की चल रही हैं, यानी कि अगर मैं BSTC की बात करूं तो BSTC को लेकर अपन बिल्कुल फुल सिलेबस कराने वाले हैं और हमारा लगातार चल रहा है, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन है आपके इन 2 प्रदेशों में से आ जाते हैं, एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में से और एक अरावली प्रदेश में से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे सी पार्ट है, इनको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अभी कौन सी की बात करेंगे अपन, पूर्वी मैदानी प्रदेश की, ठीक है। हाँ भाई, तो अब देखने वाले हैं हम दोस्तों, हम राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम 2 पार्ट करे थे, तो बिल्कुल शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, जहाँ पर नदियाँ थी वो अर्ध शुष्क था। उसके बाद 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बाद आ रहा था हमारा अरावली। अरावली हम पढ़ चुके हैं, इसका रघुनाथगढ़ आता था, ध्यान है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे हमने ये कौन सा था हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल था, ये था हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। जैसे हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा था, पूर्वी मैदानी भाग को भी अपन 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है, कैसा। अब देखो यहाँ पे गग्गर बेसिन है, या शेखावटी बेसिन है, या नागौरी उच्च भूमि है, और यहाँ पे लूनी जवाई का बेसिन है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी नदियाँ हैं इस भाग में, और नदियाँ हैं तो फिर बेसिन बनाएंगी भाई नदियाँ हैं तो बेसिन बनाएंगी। अब कभी जब भी कन्फ्यूजन में क्या होता है, ये बेसिन और ये बेसिन मिल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि नागौरी उच्च भूमि इधर है। ज़्यादातर कन्फ्यूजन इधर होती है शेखावटी और गग्गर में। मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं ले। देखो तो इसको सबसे पहले अपन देखेंगे क्षेत्रफल। हम 2 का क्षेत्रफल देख चुके हैं, है ना। एक का 60 था पहले का, फिर 9 था। फिर हमने जनसंख्या देखी, यहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है 39%। अब देखो गौर करो इस बात पे कि जहाँ पे क्षेत्रफल 60% था भाई, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना था 60%, और यहाँ पे जनसंख्या रह रही थी 40%, लगभग ऐसे 61 मान लो इसको, तो 61.11 है ना। तो अब देखो जहाँ पे 60% एरिया है, सोचो कितना बड़ा एरिया है, और जनसंख्या कितनी है 40%। अब इधर आ जाओ, कितना सा है
23% जगह हमारे पास, और भाई साहब जनसंख्या कितनी है 39%। तो सबसे बड़ी विशेषता तो हमारी भाई यही है, जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है भाई। सर्वाधिक क्यों, जैसे इधर आ जाता है जयपुर आ जाता है हमारा, जनसंख्या बहुत है, भरतपुर आ जाता है जनसंख्या बहुत है ना, और कोई काम है नहीं इनके पास, है ना। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल कितना होगा 23.9%, जनसंख्या 39%। बात करूंगा मैं अब इसके पार्ट की अपन, जैसे कि 4 पार्ट है। देखो बाण गंगा बेसिन, सबसे पहले कौन सा है बाण गंगा बेसिन, फिर बनास बेसिन, फिर है चंबल बेसिन, फिर है माही बेसिन। अगर आपको जिले मैंने जो बताए थे, श्री बी जय बा जस सी उड़बा बताया था, हा चुन झू सी जल भर दो, उसने बोला का शाम को भर जाऊं, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए थे। बीच में अजमेर बताया था, उसके ऊपर नागौर बताया था, इधर बीबीसी बताया था मैंने, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, यानी कि लगभग सभी में बता चुका था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई आपका फॉल्ट है, आप पिछली वीडियो देखें, उसमें सारा कुछ मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान रहना चाहिए कि घग्गर बेसिन है ना, वो अरावली से उधर साइड में है, शेखावाटी भी अरावली से उधर साइड में, नागौर भी उधर साइड में। आपको शेखावाटी से याद आना चाहिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, और चूरू, सीकर, झुंझुनू किधर आएंगे, मरुस्थल साइड में आएंगे। फिर मैं बात करूँ घग्गर नदी की। अब घग्गर नदी भाई सबसे ऊपर है हनुमानगढ़ साइड में, और हमारी अरावली है वो दोस्तों यहाँ पे झुंझुनू साइड में। तो ये आपको बिल्कुल अलग रखना है कि घग्गर नदी मरुस्थल में है, शेखावाटी क्षेत्र मरुस्थल में है, नागौरी मरुस्थल में है, लूनी जबाई ये भी मरुस्थल में है। और हमारे जो पूर्वी साइड में इसमें कौन सी है बाणगंगा बेसिन, जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है ना, तो वो कौन सा है बाणगंगा, जैसे जयपुर हुआ, भरतपुर हुआ, ये साइड बाणगंगा बेसिन है। तो ये सबसे उपजाऊ बेसिन है। अगर आपको देखो, अब मैंने 8 बेसिन बता चुका हूँ, घग्गर बेसिन नहीं, बेसिन शेखावाटी बेसिन, नागौरी, उच्चभूमि, ये सब बेसिन है। अगर मैं कहूँ कि सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है, तो सबसे उपजाऊ है दोस्तों बाणगंगा बेसिन। इसको अपन रोही का मैदान भी कहते हैं, बाणगंगा बेसिन को रोही का मैदान कहते हैं। फिर मैं बात करूँगा बनास बेसिन की, इसको कहते हैं पीडमांट का मैदान। रोही का मैदान कौन सा है बाणगंगा, बनास का पीडमांट, चंबल। आपने पान सिंह तोमर देखी है, एक मूवी है पान सिंह तोमर है, तो उसमें बताया था कि क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, कि डकैत तो बीड़ा में रहते हैं, डाकू कुछ ऐसे हैं, कुछ संविधान उसमें संसद में बैठते हैं, कुछ ऐसा है। तो जो चंबल बेसिन है वो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, और इसी को इसलिए डांग क्षेत्र के, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ उत्खात भूमि है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा ऊंचा पहाड़ से बने हुए हैं रेत के। तो चंबल भूमि जो है उसको उत्पात भूमि भी कहते हैं, और उसको डांग प्रदेश भी कहते हैं, है ना। अच्छा, माही बेसिन बागड़ क्षेत्र के, देखो दोनों चीज माही से रिलेटेड है, एक तो बागड़ क्षेत्र, एक 56 का मैदान। दूसरी चीज गौर से देखना, एक मैं बता रहा हूं वांगड़ क्षेत्र, वांगर, एक बताऊंगा 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। अब देखो याद करने की एक आसान सी ट्रिक है तुम्हारे का, है कि भाई बांगर क्षेत्र आता है हमारा शेखावाटी क्षेत्र के साथ। बांगर कहाँ पे आता है, जहाँ पे शेखावाटी। अब देखो इसमें एक अंग की बिंदी लगी हुई है, अंग की बिंदी कहाँ पे है, ऊपर है। तो जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, बांगर है। और बागड़ कहाँ पे आता है, इधर आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में, याद रह जाएगा। फिर मैंने बताया 56 का मैदान। अब यार मैदान तो नदी बनाएगी भाई, सीधी बात है, और नदी कौन सी बनाएगी, माही नदी नीचे वाली। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, 56 की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पे हैं, बाड़मेर में। अब जहाँ पे भाई बाढ़ आएगी तो तुम पहाड़ी पे चढ़ेंगे ना, तो 56 की पहाड़ी कहाँ पे है, बाड़मेर में, याद रह जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल कौन सा था, 61.11%, वहाँ पर जनता रह रही थी 40% दोस्तों। इस पूर्वी क्षेत्र में कितना है, 23.9% इसका क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है लगभग 39%। फिर हम बात कर रहे थे अरावली की, है ना। ये सारा हम कवर कर चुके हैं। लास्ट आपका रहेगा एक छोटा सा 5 मिनट का और है, आपका भौतिक प्रदेश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ आना नहीं है, बिल्कुल बेझिझक आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए अपन बात करेंगे इससे
दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान की। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो हमारा चारों के चारों लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। देखो एक बार मैं पुनः रिवाइजन करा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ रहे थे हम पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, लगभग जैसे यहाँ से था। ठीक है, इसके मैंने 2 पार्ट करे थे। तो यहाँ पे जो जनसंख्या रह रही थी दोस्तों 40% रह रही थी, और इसका क्षेत्रफल कितना था 61.11% था। उस 61.11% यानी कि यहाँ पे जनसंख्या यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल था इसका। ठीक है, फिर मैंने बात करी थी दूसरे नंबर पे बात करी थी अरावली की, लगभग अरावली यहाँ पे था। अब अरावली पे जनसंख्या कितनी रह रही है दोस्तों 9.1%, और इसका क्षेत्रफल है लगभग 10%। फिर मैंने बात करी थी अपना वाला आ जाता है पूर्वी मैदानी भाग, भरतपुर वाला, जयपुर वाला। तो यहाँ पे दोस्तों 39% जनसंख्या है, मात्र 23.9% क्षेत्रफल है, यानी कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या रह रही है, तो इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है। फिर अपन बात करेंगे 11% जनसंख्या रह रही है दोस्तों 7% एरिया में, और ये कौन सा एरिया है, ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर है? हाँ, अब अपन देखने वाले हैं दोस्तों, हालांकि इसमें से ज़्यादा ये थोड़ा है, ये उल्टा है 10%, ये 9%, तभी तो सोच रहा था, है ना। देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा था। देखो यहाँ पे 40-60 यार्ड रखो, अरावली में 9-10-12 यानी कि 9% क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या, है ना, और 12 जिलों में फैली हुई है। फिर आ जाओ इधर जनसंख्या पूर्वी में, तो 39-239 याद रखो, 39-239 यानी पॉइंट लगाना है। ठीक है, 239% नहीं होता है ना, तो 39-239। ठीक है, हमारा अंतिम है आज का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो यहाँ पे जो जनसंख्या रह रही है दोस्तों 11% रह रही है ना, और क्षेत्रफल कितना है 7% है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो पहाड़ है, अब पहाड़ है प्लस में बारिश भी ज़्यादा होती है, अच्छी बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ढाल कैसा है, जो हमारा अब ये प्रदेश है तो इसका ढाल है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ है, उल्टा है, तभी तो एक माही नदी आती है। अब जब आपको मैं कल का टॉपिक शायद अपन नदियाँ रख लें, हैं देखेंगे, मैं भी बात करूँगा आपसे। तो माही नदी क्या है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है, यानी कि पहले ऊपर जाती है, यानी कि दक्षिण से पहले किधर जाती है, उत्तर की तरफ। तो इसका ढाल कैसे हो गया, दक्षिण से उत्तर की तरफ। आपको और बता दूं, जो पूर्वी मैदानी भाग है इसका ढाल दोस्तों कैसे है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। क्यों, आप मैं ये क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी नदियाँ इधर या तो यमुना में मिल जाती हैं या फिर यमुना में मिलकर गंगा में चली जाती हैं, यानी कि इधर साइड जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बाढ़ गंगा हुई है ना, ये मिल गई उसमें यमुना में, है ना। अब यहाँ से चंबल नदी जैसे कि यहाँ से चलती है लगभग, है ना, ये इधर जाती है चंबल नदी यहाँ पे आके यमुना में मिल जाती है ना। तो जो पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों उसका ढाल किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर इधर। अच्छा, ये जो भाग है अर्ध शुष्क भाग, इसका ढाल इधर है क्योंकि इसकी नदियाँ इधर चली जाती हैं, है ना। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है, अब इसके 2 पार्ट हैं, एक तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। कभी जब भी क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर टाइम नहीं आता है, कि विंध्यन कगार भूमि हिस्सा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, पूर्वी मैदानी भाग का, तो किसका है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान का, है ना। या फिर अपन कह सकते हैं दक्कन का पठार, ये भी इसका भाग है ना। तो आज की क्लास दोस्तों मुझे ये बताओ आपकी समझ में आई कि नहीं आई। आपके भौतिक प्रदेश इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, आप बेहिचक आराम से इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा रखूं, आप इसको एक बार कमेंट करो पहले तो, कि अगला टॉपिक ये रखना है ना। और पेपर देने जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि मैटर अब ऐसा नहीं है कि ये बाहर से लिया गया है ना, बिल्कुल शानदार मैटर है। मैंने समझाने की भी बहुत कोशिश की है, पर किसी को फिर भी समझ में नहीं आई हो तो वीडियो वापस एक बार कर लिया करें, है ना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि आपकी जो BSTC के लिए देखो हिस्ट्री की क्लासेज हैं वो डल चुकी हैं और चल रही हैं। मेवाड़ का इतिहास हो गया, गुर्जर प्रतिहारों का हो गया, है ना। अब जैसे मारवाड़ का डल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊँ कि शिक्षण अभिरुचि का पूरा सिलेबस आपको 2 वीडियो में करा दिया है, 4 साढ़े 4 घंटे में, है ना।
फिर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लासेज लगातार चल रही हैं। और शिक्षण अभिरुचि को लेकर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें मैं लगभग 1000 सवाल कराने वाला हूं। वो सीरीज डली है, उस पर अभी 10-15 वीडियो हैं, आप उनको देखें, ठीक है। सारी के सारा आपको सिलेबस इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ पे लिंक सभी मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप लिंक पे जाएं। आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको जीके पढ़नी है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट पढ़नी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ से आप सभी कुछ देख सकते हो, ठीक है। नोट्स भी साथ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर एक स्पेशल बनाया है BSTC 2023 को लेके, उस पर आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाए। बात समझ में आई? अगर मेरी बात समझ में आई है दोस्तों, तो एक बार पहले लाइक कर लो वीडियो को, और जाने से पहले सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अपन बताइए कौन सा रखें। मुझे लगता है नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन रखने वाले हैं नदियों का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।